हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 एनसीईआरटी का पहला जो चैप्टर है उसके बारे में जानेंगे। ये इसमें है वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या में हमारे पास कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, मतलब 1, 2, 3, 4 ही मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, किसमें अब हमारे पास वास्तविक संख्याओं में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या न्यू, और हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे इसमें, वो हम जानेंगे। इसमें है नंबर 1 वास्तविक संख्या है, नंबर 2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, नंबर 3 अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक, तो वास्तविक संख्या के बारे में हम जानेंगे। इसमें वास्तविक संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर बनी है, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक, यही पहला चैप्टर का काम है, बस इतना ही। अब वास्तविक संख्याओं में हमारे पास 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है, तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को r से डिनोट करते हैं, और परिमेय संख्या q और अपरिमेय संख्या को हम q से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, इन संख्याओं में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो इनको जानने के लिए सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक, प्राकृतिक संख्या हमारे पास होती है जिसको हम डिनोट करते हैं n से। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिनके द्वारा हम किसी वस्तु को गिन सके। मतलब जैसे अगर कोई वस्तु, जैसे ये 4 कुर्सी रखी हैं, तो हम बोल रहे हैं ना वो 4 कुर्सी है, तभी तो हम गिन पा रहे हैं उनको, तभी तो बोल रहे हैं ना 4 के। मतलब अपने निजी जीवन में जिन संख्याओं के द्वारा हम किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ को गिन सके, तो वो हमारे पास प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं 1, 2, 3, 4, मतलब इन्फिनिटी तक चला जाता है। ठीक, और पूर्ण संख्याओं को हम W से डिनोट करते हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अगर जीरो को ही लगा दें, मतलब जीरो को और ऐड करते हैं, तो हमारे पास होल नंबर कहलाता है, मतलब पूर्ण संख्या। ठीक, और पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर्स मतलब जेड से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्या जैसे हम अगर रियल एक लाइन बनाएं, तो एक जीरो इधर हो गया और इधर वाली सारी धनात्मक, इधर वाली सारी ऋणात्मक, मतलब -1, -2, इधर 1 प्लस का, इधर प्लस का 2, मतलब जीरो के साइड में जो धनात्मक पूर्णांक, इधर साइड में हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, जैसे इस प्रकार हमारे पास नोट किया गया है। ठीक, मतलब धनात्मक पूर्णांक इधर साइड और ऋणात्मक पूर्णांक इधर साइड। अब जो जीरो है, जीरो पे तो कोई हमारे पास कोई भी चिन्ह नहीं होता है, ना ये पॉजिटिव होता है, मतलब ना प्लस का है ना माइनस का, तो मतलब ये क्या हो गया, न्यूट्रल, मतलब उदासीन। ठीक है, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं होता तो मतलब उदासीन, मतलब ये आत्मनिर्भर है, कोई भी चिन्ह नहीं लेगा मतलब। तो इस प्रकार हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो हमारे क्या देख लिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक, और धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक मतलब जिस पर हम, जिसके आगे हमारे पास पॉजिटिव चिन्ह लगा हो। यह चिन्ह ऐसे चिन्ह लगाए तब भी धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे चिन्ह लगाए तब भी धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन जब ऋणात्मक पूर्णांक है तो केवल हमारे पास माइनस का चिन्ह लगा होना चाहिए उसके आगे। ये हम, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगे ही ना लगे तो वो तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक की संख्या में आता है। अब है हमारे पास परिमेय संख्या। ठीक, तो परिमेय संख्या को हम कैसे डिनोट करते हैं, P/Q, क्योंकि हमने जो भिन्न होती हैं, इसका क्या मतलब हुआ, अंश बटे है, तो इसको तो हम पहले भिन्न बोलते थे ना, कक्षा 6 और कक्षा 7 में आप लोगों ने पढ़ा था ना। जब पढ़ा था तो आप लोग जैसे जानते हैं, जो भिन्न होती है, भिन्न में हमारे पास क्या होता है, ऋणात्मक वाली जो संख्या होती है उसके आगे हमारे पास नहीं आता है, लेकिन जो धनात्मक वाले होते हैं वो हमारे पास भिन्न कहलाती हैं। जैसे हम कैसे, लेकिन जो परिमेय संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की भिन्न मतलब आ जाती है, दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो हम इसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं, बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट करते हैं। और जो पी और क्यू है वो हमारे पास पूर्णांकों, मतलब जेड वाले जो इंटीजर्स आते हैं उससे, और जो क्यू की वैल्यू है वो हमारे पास जीरो से डिनोट, जीरो के बराबर ना हो, तभी हम उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। अब जैसे हमारे पास इस प्रकार से देखो, -5/2, -3/4, -2/6, 1/3, 7/5 और 1.25। ठीक, अब क्योंकि 1.25 इसकी जो आवृत्ति है वो शांत आवृत्ति कहलाती है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रही है, क्योंकि 2 के बाद 5 है, इस प्रकार ये रुक गई, मतलब ये शांत आवृत्ति हो गई। इसका ये केस होता है 5/4 के रूप में लिख सकते हैं।
और एक प्रकार से इसको देखते हैं 0.666 बराबर 0.6 का वार। ये वाला जो कंडीशन है इसको हम वार बोलते हैं, मतलब यहाँ तक जो आवर्ती है इसकी किसी संख्या की आवर्ती वार वार हो रही है उसमें, तो ये भी हमारे पास परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अभी हमारे पास कौन सी आवर्ती कहलाती है? अशांत आवर्ती कहलाती है। मतलब कोई भी संख्या जिसकी आवर्ती बार बार हो वो हमारे पास अशांत आवर्ती कहलाती है। अब भिन्न है, भिन्न ना तो ऋणात्मक होती है ना पूर्णांक होती है, ना ऋणात्मक तो संख्या नहीं आती है भिन्न में, भिन्न केवल धनात्मक होती है, तभी तो हम बोलेंगे कि भिन्न है वो। ठीक, ये भिन्न के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास है, जैसे हमारे पास ये वाली संख्या है, ये -7 है, -2, ये सारी पूर्णांक संख्या है ना, ये सारी पूर्णांक संख्या है। -7, -2, 0, 1, 10। अब ये वाली जब सारी पूर्णांक है तो -7/1, -2/1, 0/1, 1/1 और 10/1। ठीक, इस प्रकार हमारे पास इसको बना देंगे ना परिमेय संख्या के रूप में, इसको हमने बना दिया ना परिमेय संख्या के रूप में। अब जब बना दिए इसको परिमेय संख्या के रूप में तो इस प्रकार से बना। अब 0 के बारे में जानेंगे, 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब 0 तो एक परिमेय संख्या है, 0 हमारे पास एक परिमेय संख्या है, इसको p/q में फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको किस प्रकार p/q के फॉर्म में लिखा जाता है? 0 के आगे नीचे 1 लगा दे तो ये परिमेय संख्या के रूप में लिख गया, क्योंकि ये हमारे पास p/q के फॉर्म में है। और जो 1 है वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, तो परिमेय संख्या होती है ना 0 परिमेय संख्या होती है। अब एक चीज़ और जानते हैं, अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके आगे अगर 0 लगाते हैं तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिटी आ जाता है उस केस में, तो ये हमारे पास परिमेय संख्या नहीं होती है मतलब। लेकिन अगर 0 के नीचे कोई भी नंबर लगाते तो वो परिमेय संख्या बन जाती है, चाहे 1 लगाए, चाहे 2 लगाए, चाहे 3 लगाए, क्योंकि उसका मतलब ही 0 रहता है, तो मतलब वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, और परिमेय संख्या की मतलब एक नंबर की आवर्ती बार बार वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 0.66 मतलब 0.0.2222, इस प्रकार हमारे पास ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाता है, मतलब आवर्ती बार बार हो रही, तो उसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या के रूप में जानते हैं जो हमारे पास p/q पूर्णांक हो, q मतलब हमारे पास 0 के बराबर ना हो। अब p/q के फॉर्म में तो हो ना, पहली बात तो ये इस वाले फॉर्म में तो हमारे पास क्या होती है? परिमेय संख्या कहलाती है। पूर्णांक तो हो लेकिन और q हमारे पास 0 के बराबर ना हो, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, माइनस बाहर है √8, -5/2। ठीक, इस प्रकार हम बोल सकते हैं। अब ये वाली संख्या भी अपरिमेय, क्योंकि इसमें किसी भी संख्या की जो आवर्ती है वो बार बार नहीं हो रही, इसको अशांत आवर्ती कहते हैं। ठीक है, जिस किसी भी संख्या की आवर्ती बार बार ना हो वो अशांत आवर्ती कहलाती है। जैसे 1/√2 ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है क्योंकि जैसे p और y q के फॉर्म में हो ना। ठीक है, तो क्योंकि √2 है, ये क्या मतलब पूर्णांक है क्या? नहीं है ना, तो p/q तो पूर्णांक हो बट q बराबर नॉन जीरो। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास ये वाली जो फॉर्म है वो हमारे पास क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, ये अपरिमेय कहलाती है। और अगर अपरिमेय संख्या जब रूट के अंदर धनात्मक संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, अब जैसे पूर्ण वर्ग का क्या मतलब हुआ? अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो हमारे पास पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग का मतलब हुआ जैसे ये वाली केस देखो आप, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 16, मतलब 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये सारी अपरिमेय संख्या नहीं है। ये सारी जो संख्याएं हैं वो हमारे पास परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो जाती हैं। ये तो पूर्णांक है लेकिन हम इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब जैसे √21 है, √121 है, √11 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब 11 का स्क्वायर को हम 1/2 कर सकते हैं, तो हमारे पास 2 से 2 कर जाए, क्योंकि जैसे √x होता है। ठीक है, जो रूट की जो वैल्यू होती है 1 की पावर 1/2 होती है, ये तो होता है, ये केस होता है ना। तो जब इस प्रकार हम कर रहे हैं तो तभी तो अपरिमेय संख्या, मतलब अब ये हमारे पास अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या ना हो। ठीक है, अब एक घात कोई संख्या हो, अगर एक की घात में कोई भी संख्या पर कोई भी मान लिख रहे हैं, हम 10 लिख रहे हैं, 20 लिखें, कितना भी लिखें, 1 करोड़ लिखें, 10 करोड़ लिखें, तो उसका मान हमेशा 1 रहता है। ठीक, कोई भी घात हो, 1 की पावर 0 है तब भी हमारे पास उसका मान 1 रहता है। अब 0 की पावर 0 है उसका मतलब हुआ अपरिभाषित हो गया। अब 0 की पावर कोई भी नंबर हो तो हमारे पास उसका मान 0 रहता है। ठीक,
असात आवर्ती मतलब हमारे पास जिस किसी भी संख्या की आवर्ती बार बार ना हो वो असात आवर्ती कहलाती है। अब जैसे पाई है, पाई को जैसे किसी कोई भी बच्चा पूछ सकता है, कोई भी बच्चा पूछ सकता है कि जो पाई है वो 22/7 के रूप में लिखते हैं, और 22/7 क्योंकि पी वाई के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो ये बस का क्या मतलब ये परम संख्या हो गया। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं वो पाई का मान मतलब अभी भी सही नहीं निकाल पाए हैं। अब क्योंकि जो पाई का जो मान होता है जैसे ही हम डिनोट करेंगे तो उसका मान होता है 3.1415926 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अभी जो 22/7 का मतलब हुआ, जो हमारे पास ये क्या है सन्निकट मान, मतलब सबसे नज़दीक वाला मान क्या मतलब 3.14 अपने लिख सकते हैं। 3.14 जैसे अपने सन्निकट मान लिख रहे हैं ना, तो बट ये जो 22/7 है इसका जैसे पूरा रूट देखेंगे तो हमारे पास ये वाला, क्योंकि इसी वाले संख्या में किसी भी संख्या की आवर्ती बार बार नहीं हो रही है तो इसको असात आवर्ती बोलते हैं ना। तो इस प्रकार जो 22/7 है और जो पाई है वो भी हमारे पास अपरिमेय संख्या हो गई, इस प्रकार हम बोल सकते हैं। ठीक, इस प्रकार हमने सारी चीज़ें देख ली। अब वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी है, परिमेय प्लस अपरिमेय, मतलब दोनों संख्याएं उसमें वास्तविक संख्या की लाइन में आती हैं। ठीक, क्योंकि जैसे रियल लाइन जैसे बताएंगे 0 हो गया, 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, इस प्रकार चलती है। इसमें माइनस हो गया, माइनस सारी मतलब जितने 0 माइनस 0.1 माइनस 0.2 माइनस 1/4 माइनस 1/2 मतलब इस प्रकार से सारी जो अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं सारी आ जाती है। अब कुछ पॉइंट होते हैं उनके बारे में जानते हैं। अगर परिमेय संख्या को हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें परिमेय संख्या तो हमेशा परिमेय संख्या रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1/4 प्लस 1/2 करें तो इसका जैसे ही जोड़ करेंगे तो भी हमारे पास पॉजिटिव ही तो आए, मतलब परिमेय संख्या ही तो आएगी। तो इस प्रकार बोल सकते हैं। अब अपरिमेय संख्या है उसका करें अपरिमेय संख्या से तो हमेशा अपरिमेय संख्या रहती है, अपरिमेय संख्या है परिमेय संख्या आती है। देखो जैसे अपरिमेय संख्या है √2 है। ठीक, अब √2 शायद जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2√2 हो गया ना, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक, अब माइनस 1/√2 हो गया। ठीक, प्लस 1/√2 हो गया, इस प्रकार बोल सकते हैं ना। ये दोनों अपरिमेय संख्या, इसको हम 0 ला सकेंगे, 0 आ गया तो ये परिमेय संख्या हो गई। तो इस प्रकार बोल सकते हैं अपरिमेय प्लस को जोड़ें अपरिमेय संख्या के साथ या घटाएं भाग करें तो परिमेय संख्या बह सकती है, अपरिमेय संख्या आ जाती है। अब जब परिमेय और अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या हमेशा आएगी, लेकिन क्या जो परिमेय संख्या हो वो हमारे पास केवल गुणा और भाग के केस में 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे पास परिमेय संख्या है गुणा और भाग के केस में, जैसे परिमेय संख्या 0 की गुणा कर दें हम अपरिमेय संख्या तो 0 ही आएगा ना, तो परिमेय संख्या कहला जाती है। ठीक, या भाग करें 0 से हम किसी चीज़ को तो मतलब वही भी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार हमने इस प्रकार। अब है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इससे पहले हम गुणनखंड के बारे में जानेंगे। गुणनखंड क्या होता है, जिन संख्याओं से कोई भी संख्या पूरी तरह से कट जाती है, जिन संख्याओं से कोई भी संख्या पूरी तरह से कट जाती है वह गुणनखंड कहलाती है। जैसे कोई भी संख्या हो किसी भी संख्या से पूरी तरह कटे तभी तो हम बोलेंगे वह उसका गुणनखंड है। 6 के बारे में देखो, 6 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी पूरी तरीके से काटते हैं, 2 3 6 हैं, 3 से भी काट देंगे, 6 से भी काट देंगे। तो ये जो सारे हैं पूरी तरीके से काट रहे हैं ना 6 को, कोई भी शेषबल ही नहीं बच रहा है। और काटेंगे तो कोई भी शेषबल बचना चाहिए तभी तो हम नहीं बोलेंगे ना गुणनखंड है। तो बट शेषबल ही नहीं बच रहा है तो उस प्रकार बोल सकते हैं वह उसका गुणनफल है। इसके गुणनफल 4 है, 16 इसके भी मतलब ये वाले गुणनखंड हो गए। ठीक, इस प्रकार हम गुणनखंड के बारे में जान लेते हैं। अब आभास संख्या। ठीक, आभास संख्या का मतलब होता है ठीक 2 गुणनखंड, वह संख्या जो 1 से कट जाए और खुद से कट जाए तो मतलब वह आभास संख्या कहलाती है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये 1 से कटे और खुद से कटे। 2 1 से कट रही है और खुद से कट रही है आभास संख्या, 3 1 से कट रही है और खुद से कट रही है, ये सारी आभास संख्या कहलाती है। और जो 2 संख्या है यही केवल मतलब सबसे छोटी आभास संख्या है तो, और ये वाली केवल यही सम आभास संख्या है, 2 ही सम आभास संख्या है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके बैंक में, जैसे कोई भी क्वेश्चन बना के दे दे कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी है
तो आप लिख दोगे कि 2। अब बोल दे कि सबसे मतलब खाली आभाज्य संख्याओं में कौन सी सम संख्या होती है केवल, तो बोल दोगे आप 2। ठीक है, इसको बोलते हैं अभाज्य सम संख्या। अभाज्य संख्या मतलब 2 से तो अधिक गुणनखंड हो तभी हम बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे 1 से कटे, खुद से कटे, कोई भी अन्य तीसरी संख्या आ जाए, मतलब कोई भी एक तो हो एटलीस्ट, अगर उससे कोई भी संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो रही है तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, तो इस वाले केस में आप देख सकते हो 4 हो गया, 8 हो गया, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, मतलब कोई ना कोई संख्या से कट रही है। तो आप बोल सकते हो सबसे छोटी आभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, वह हमारे पास 4 है। ठीक, और ना सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक, अब 1 है। आप बोलोगे इसी वाला क्वेश्चन हो सकता है कि 1 को हम भाज्य संख्या बोलेंगे, आभाज्य संख्या बोलेंगे। अब 1 है ना, तो ये भाज्य संख्या है ना आभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 केवल 1 से ही कट रहा है, कोई भी दूसरी संख्या से थोड़ी कट रहा है, तो वो आभाज्य संख्या भी नहीं हुई और ना ये भाज्य संख्या हुई। तो इस प्रकार 1 को ना तो हम भाज्य संख्या के रूप में रखते हैं और ना आभाज्य संख्या के रूप में रखते हैं। ठीक, अब हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे 62 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 62 है, 62 का अभाज्य गुणनखंड जैसे ही हम डिस्कस करेंगे तो है 62 2 × 31। इस प्रकार हम बोलते हैं ना, तो क्योंकि ये वाला 2 31 हमारे पास मतलब क्या है, आभाज्य संख्या है, तो 31 ही तो हम केवल आभाज्य संख्या है, तो 31 से ही काटेंगे ना, तो इसके 2 आभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 31। अब वो 144 हो गया, 144 का आभाज्य गुणनखंड 2 2 7 14 2 दूनी 4 2 3 6 2 6 12। जैसे अपने गुणनखंड करते हैं ना, इस प्रकार से तो करते हैं कि ये सारे गुणनखंड अपने कक्षा 4 या कक्षा 5 में सीखे होंगे। ठीक, 2 ने 18, ठीक है, 3 3 9। इस प्रकार अपने लिखे, जैसे ही लिखे तो गुणनखंड हमारे पास ये वाले हो गए ना। अब इनको हम इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे ही अपने लोगों ने लिखा तो 2⁴ 3⁻², तभी बोलेंगे ना आभाज्य संख्या है। अब ये तो सारी जो अभाज्य गुणनखंड हैं ये मतलब रिपीट हो रहे हैं, लेकिन केवल जो गुणनखंड के रूप में, आभाज्य गुणन के रूप में तो केवल एक ही बार रिपीट होता है, उसकी घात तो आप लिख सकते हैं 2⁴ × 3⁻²। तो इस प्रकार हम इस वाले केस में प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अब इसके बारे में जानेंगे। ये क्योंकि दूसरा पहले अपने तो वास्तविक संख्या के रूप में सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसमें क्या था, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, और पूर्णांक हो गया, परिमेय हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक, फिर अपने लोगों ने परिमेय प्लस परिमेय पढ़ा, अपरिमेय प्लस अपरिमेय पढ़ा, क्या होता है परिमेय प्लस अपरिमेय पढ़ा, मतलब क्या होता है। तभी गुणनखंड की पढ़ी, अभाज्य संख्याएं पढ़ी, भाज्य संख्याएं पढ़ी, फिर गुणनखंड की है। ठीक, तभी तो आप लोगों को पता है, मतलब इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। अब अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसको हम पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक, इसकी जो डेफिनेशन होती है, इसमें प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम को छोड़कर क्रम के बिना अद्वितीय होगा। मतलब कोई भी भाज्य संख्या होती है, ठीक, उसके हम गुणनखंड करें अभाज्य, तो वो केवल एक ही बार आएगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा। अगर दोबारा रिपीट हो गया तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर वो फेल हो जाता है। मतलब आवर्ती बार बार क्रम में जैसे 2 करा तो 2 करा, ठीक, ये दोबारा नहीं आएगा। इस प्रकार अपने नहीं लिख सकते हैं, इसको घात के रूप में तो लिख सकते हैं, किसी भी घात के रूप में लिख दें, यही इसका यही कहना है। ठीक, तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। ठीक, अपने 62 है, ठीक, 62 तो भाज्य संख्या है। अब इसके जो गुणनखंड है वो 2 × 31, ये क्या है, अभाज्य संख्या हो गया ना दोनों। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर है। अब 144 है, 144 है, ठीक है। अब 144 है तो 144 को हम 2 × 2 × 2 × 2 और फिर 2 × 2 × 2 × 2 3 × 3 144 को इस प्रकार लिख सकते हैं ना अपने। अब ये वाला केस है, ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के ऊपर सिद्ध बैठ रहा है नहीं,
तो हम इसको किसी के घात में रूप ले सकते हैं। तो 2 की पावर 4 3 की पावर स्क्वायर, मतलब आवर्ती इसमें बार बार रिपीट हो रही है, नहीं हो रही, तो इस प्रकार हम इसको आभास संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये अंकगणित की आधारगत प्रमेय के ऊपर हो गई ये वाले, ठीक। तो अब कोई भी संख्या हो उसको हम केवल उसके घातों के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा आ रहा है, जैसे 8 है, 2 की मल्टीप्लाई 2, ठीक। अब ये वाली अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पे थोड़े है, इसलिए इसको किस प्रकार ले सकते हैं, 2 की पावर 3, ठीक। इस प्रकार इसको रिपीट कर सकते हैं, मतलब किसी की घात, किसी भी कोई क्या घात कितनी भी बड़ी हो उसके रूप में ले सकते हैं। पदों जो संख्या है, जैसे अपने आधार है, जो आधार ये घात हो गई, तो आधार वाली यदि चावृत्ति है वो बार बार ना हो, तभी हम उसमें पूरी तरीके से फिट बैठा सकते हैं, ठीक। इस प्रकार हमने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय भी देख ली। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।